Hello all GATE CS aspirants, I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we covered SLR1 parsing table and we talked about SLR1 parser, and we saw that SLR1 parser is more powerful than LR0 parser. Next, in this session, we are going to cover CLR1 parser. We'll be talking about its parsing table and we will understand that this is even more powerful than SLR1 parser, right? And this is again also another bottom-up parser. All right, so let's see. So again a question arises, right, as we already have discussed multiple times, that we will be only talking about parsing table in SLR1 parser. We will not be talking about parsing algorithm again. Reason is very simple, because all the LR parsers have the same kind of algorithms that on which they work. Like for example, we are currently here in the course, we have already covered the top-down parsers, we have already covered bottom-up parsers. And in the bottom-up parsers, we've already covered operator precedence and LR0 parser. In this session, we are covering, LA-LR1 parser. We have already covered these two, right? And हमने पहले भी जैसे बोला, इन सभी LR parsers की पार्सिंग एल्गोरिथम सेम है, तो हमने SLR1 में अलग से पार्सिंग एल्गोरिथम नहीं डिस्कस किया, ना ही हम CLR1 में करेंगे, ना ही अगले आने वाले लेक्चर में LA-LR1 में भी हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अगेन हम पहले आज इस सेशन में हम CLR1 करेंगे, इससे नेक्स्ट सेशन में हम LA-LR1 करेंगे, ठीक है? सो द सीक्वेंस इज फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड देन वी विल डिस्कस LA-LR1. रीजन क्या है? LA-LR1 जो है बनाने के लिए हमें पहले CLR1 का कैनोनिकल कलेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद मर्जिंग करते हैं हम. तो बेटर है कि हम पहले CLR1 पढ़ें और फिर उसके बाद LA-LR1 पे चाहें, थोड़े से उसमें थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशंस करते हैं हम, जिससे कि उसकी पावर कम हो जाती है और वो बन जाता है LA-LR1 पार्सर. कैसे कम करते हैं, क्या करते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, so let's start with this. Again, this is our usual picture that we have been discussing for a long time now, ठीक है? हमें सबसे पहले कोई भी पार्सिंग की बात करें तो पार्सर के अंदर एक पार्सिंग एल्गोरिथम रहता है जो कि एक स्टैक को लुकअप करता है, सिमिलरली इनपुट बफर को लुकअप करता है एंड देन कंसल्ट करता है पार्सिंग टेबल से एंड देन टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन. टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन, एक्शन कौन बताएगा? वो है पार्सिंग टेबल. एक्शन को इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो है पार्सिंग एल्गोरिथम. पार्सिंग एल्गोरिथम इज गोइंग टू इंप्लीमेंट द एक्शन विच इज सजेस्टेड बाय द पार्सिंग टेबल, ठीक है? तो माइंड जो है, जो जितना भी हर्ट है, जो बेसिकली जो मेन चीज है वो है पार्सिंग टेबल, ठीक है? जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि सिंटेक्स एनालिसिस इज द हार्ट ऑफ द कंपाइलर एंड पार्सिंग टेबल इज बेसिकली द हार्ट ऑफ द सिंटेक्स एनालिसिस फेज, दैट इज द पार्सर. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? अब बात करते हैं CLR1 पार्सर की. तो सवाल वही है जो अभी तक हमने देखे हैं, उसी ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. इज द गिवन ग्रामर CLR1 और नॉट, missing entries in the parsing table and reachable configurations of stack during parsing. पार्सिंग के समय पर रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले बात करें क्या गिवन ग्रामर CLR1 है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी बात है, एक तो एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए मेरे पास, नो एम्बिग्यूटी इन द ग्रामर एंड नो कंफ्लिक्ट इन द CLR1 पार्सिंग टेबल. CLR1 पार्सिंग टेबल में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें CLR1 पार्सिंग टेबल बनाने की पूरी मेथोडोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी. अगर मैं वो मेथोडोलॉजी समझ लूंगा तो मैं इज द गिवन ग्रामर CLR1 और नॉट बहुत इजीली आंसर कर पाऊंगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट आता है मिसिंग एंट्रीज इन द पार्सिंग टेबल. अगर मैंने पूरी पार्सिंग टेबल बनानी सीख ली तो क्या मैं उसकी मिसिंग एंट्रीज का आंसर नहीं कर पाऊंगा? बहुत इजीली से कर पाऊंगा, ठीक है? ये भी हो गया. रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टैक ड्यूरिंग द पार्सिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगेन इसके लिए आपको दोबारा से पार्सिंग एल्गोरिथम मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सेम LR0 पार्सर वाला एल्गोरिथम लगेगा, वही एल्गोरिथम लगा के आप रीचेबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टैक को जज कर सकते हैं. तो ये ओवरऑल जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो गेट एग्जाम में आ सकते हैं CLR1 पार्सर से रिलेटेड, ठीक है? तो हम सबसे पहले पार्सिंग एल्गोरिथम पार्सिंग टेबल समझ लेते हैं, जिससे कि हम पहले दो क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी आप अभी जितना नॉलेज आपको है उसके बेसिस पे आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. दिस इज डन ऑलरेडी, या
तो इसके लिए हमें थोड़े से बेसिक्स समझने पड़ेंगे और उसके बाद हम बहुत ही स्मूथली इस सारे प्रोसेस को कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक्स, लेट अस सी देम वन बाय वन। सबसे पहली बात आती है CLR1 की। जब हम बात करते हैं CLR1 की, जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास में LR1 आइटम्स यूज होती हैं। LR1 आइटम्स क्या है, LR0 आइटम प्लस 1 स्टेप लुक अहेड। आप एक स्टेप का लुक अहेड भी करते हैं, मतलब एक स्टेप आगे देखते हैं इनपुट बफर के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, LR1 आइटम्स यहां पर यूज होंगे। अभी तक हम LR0 आइटम्स यूज करते थे। LR0 आइटम्स क्या होती थी, हम राइट हैंड साइड में डॉट लगा देते थे, वो डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो हमने देखा नहीं है, और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि S goes to A dot A, we have already seen this A which is on the left hand side, and the right hand side A we have not seen till now, all right। So हम बात कर रहे हैं CLR1 के बेसिक्स की, तो हमने सबसे पहले क्या समझा, LR1 आइटम क्या है, उसमें LR0 आइटम तो आएगी ही आएगी, प्लस साथ में यहां पर लुक अहेड भी आएगा, दैट इज 1 स्टेप लुक अहेड। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज 1 स्टेप लुक अहेड, ठीक है। इसका क्या यूसेज है हम धीरे धीरे समझेंगे इसको एज द प्रोसेस प्रोसीड्स, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्यों हमें इस लुक अहेड की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अब ये लुक अहेड निकालना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सबसे पहले अभी तक हम जो कैनोनिकल क्लोजर भी जो निकाल रहे थे वो हम LR0 आइटम्स का निकाल रहे थे। अब मैं कैनोनिकल क्लोजर किसका निकालूंगा, LR1 आइटम्स का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा ग्रामर जो है दिया गया, S dash goes to S, S goes to AA and A goes to AB। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सबसे पहले कैनोनिकल क्लोजर LR1 आइटम्स का निकालना है तो सबसे पहली LR1 आइटम जो कि हम मान के चलेंगे है हमारे पास, दैट इज S dash goes to dot S डॉलर, ठीक है। क्योंकि S के बाद अगला सिंबल तो डॉलर ही आएगा, क्योंकि S के फॉलो में तो डॉलर ही होता है, तो हमने यहां पर कॉमा डॉलर डाल दिया, ठीक है। फॉलो मींस जो उसके जस्ट बाद आ रहा है, एक स्टेप लुक अहेड है, तो जब हमारा S डिराइव हो जाएगा उसके बाद तो हमें क्या दिखेगा, डॉलर ही दिखेगा। तो अब हम जब कैनोनिकल कलेक्शन हम LR0 LR1 आइटम्स का निकालते हैं तो बेसिकली मेन पॉइंट क्या है, जिस टर्मिनल को आप एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस नॉन टर्मिनल को आप एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके बाद जो भी चीजें लिखी हैं उसका आप फर्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, आपको समझेगी ये बात। S dash goes to dot S डॉलर था हमारे पास। अब आपको जो LR0 आइटम्स में जब हम कैनोनिकल क्लोजर लेते थे वैसे ही लेना है। कैसे करते थे, डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल है उसको एक्सपैंड करेंगे। S को एक्सपैंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, S goes to dot AA। अब उसके बाद मुझे ये लुक अहेड कैसे मिलेगा, जिस नॉन टर्मिनल को मैंने एक्सपैंड किया उसके बाद जो भी कुछ लिखा है उसका मैं फर्स्ट लूंगा। डॉलर का फर्स्ट क्या आएगा, डॉलर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ लिखा है मैं उस चीज का फर्स्ट ले लूंगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जो भी सिंबल्स आपने लिखे हैं यहां पर उसका मैं फर्स्ट ले लूंगा, जो भी सिंबल्स उसको इमीडिएटली फॉलो करते हैं उसका हम फर्स्ट लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आ रही है बात समझ में। एक बार दोबारा से समझते हैं इस बात को इसी एग्जांपल से। अब मैं क्या करूंगा, LR0 आइटम में क्या करता था, मैं डॉट के बाद जो नॉन टर्मिनल है उसको एक्सपैंड करूंगा, तो A goes to dot AA और डॉट B आएगा यहां पे। A goes to dot AA एंड डॉट B हो गया एक्सपेंशन। अब मुझे क्या निकालना था, उसके इमीडिएटली बाद जो भी लिखा है उसका फर्स्ट। अब इस A के इमीडिएटली बाद क्या लिखा हुआ था, A कॉमा डॉलर, ठीक है। अब इस चीज का ये कॉमा तो सिर्फ सेपरेटर है, ये कॉमा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लुक अहेड को सेपरेट करने के लिए कहा। अब इस एंटिटी का अगर मुझे फर्स्ट निकालना है A कॉमा डॉलर का, कैसे निकालूंगा, A कॉमा डॉलर का फर्स्ट इज फर्स्ट ऑफ कैपिटल A। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ कैपिटल A, फर्स्ट ऑफ कैपिटल A इज स्मॉल a स्मॉल b। तो वही स्मॉल a और स्मॉल b हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अगेन फर्स्ट एंड फॉलो आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने जब फर्स्ट एंड फॉलो का लेक्चर भी कराया आपको क्लियरली बोला, कंपाइलर डिजाइन में अगर आप ये वाला लेक्चर मिस करते हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉलो वाला लेक्चर आप अच्छे से लगाएं, अच्छे से समझें, उसकी प्रैक्टिस करें, एंड देन दीज थिंग्स विल बिकम जस्ट लाइक केक वॉक फॉर यू। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक हमने क्या समझा, व्हाटएवर, अगेन इसी चीज को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो व्हाटएवर फॉलोज द एक्सपैंडेड नॉन टर्मिनल टेक इट्स फर्स्ट टू बी एडेड इन द लुक अहेड। यही तो चीज की है हमने, सेम चीज करी है। देन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन द लुक अहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ट्रांजिशन के समय पर लुक अहेड चेंज नहीं होगा। लुक अहेड जब चेंज होगा जब हम एक नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड कर रहे हैं और उसका जो उस एक्सपेंशन का है, उस एक्सपेंशन का लुक अहेड क्या निकलेगा, जो उस नॉन टर्मिनल को डायरेक्टली फॉलो करता है उसका आप फर्स्ट निकाल लीजिए। सिंपल है। और ट्रांजिशन के समय पर आप लुक अहेड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये बेसिक सा एक फंडा है जो कि आप यहां पर अप्लाई करेंगे एंड देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हां, अब जो है कैनोनिकल कलेक्शन भी मैं किसका निकालूंगा, LR1 आइटम्स का। हमने ये ग्रामर ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। S डैश गोज टू S, S गोज टू A गोज टू कैपिटल A, स्मॉल a कैपिटल A B। अब इसी ग्रामर का मैं क्या निकाल रहा हूं, LR1 आइटम्स का क्लोजर, जिसका मैं कैनोनिकल कलेक्शन लिख रहा हूं। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ द LR1 आइटम्स ऑफ दिस ग्रामर कैसे लिखेंगे वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वंस वी हैव दिस, और इससे फिर हम पार्सिंग टेबल बहुत इजीली बना पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इनिशियली वही था, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले पेज पे। S डैश गोज टू डॉट S, S गोज टू डॉट A डॉलर एंड A गोज टू डॉट A डॉट B एंड कॉमा A स्लैश B। A स्लैश B हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब हमने क्या करना है, वही जो पहले करते आए हैं। यहां पर हमें डॉट के बाद जो भी सिंबल्स हैं, बेसिकली हम एक सिंबल आगे के ट्रांजिशंस लिखते हैं। ट्रांजिशंस तो ऐसे ही लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। डॉट के बाद जो भी एक सिंबल आया उसके ऊपर आपने ट्रांजिशंस लिखने हैं कि S आ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल A आ जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल a आ जाएगा तो क्या होगा, देन उसके बाद स्मॉल b आ जाएगा तो क्या होगा। हर चीज पे आपको ट्रांजिशंस लिखने हैं। ट्रांजिशंस लिखे, यहां से क्या मिलेगा, S डैश गोज टू S डॉट डॉलर। अगेन डॉलर का डॉलर ही रहा। ट्रांजिशंस के समय पे लुक अहेड मेरा चेंज नहीं होगा। बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है मैंने ये पॉइंट। ट्रांजिशंस के समय पे लुक अहेड चेंज नहीं होगा। एक्सपेंशंस के समय पे लुक अहेड चेंज होगा। जिस नॉन टर्मिनल को आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसी नॉन टर्मिनल के बाद जो भी कुछ आ रहा है उसका आप फर्स्ट ले लीजिए, आपको मिल जाएगा आपका लुक अहेड। ठीक है, सिंपल है। उसी चीज को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। I2 पे जाते हैं हमने क्या किया, अब A में क्या किया, S गोज टू A डॉट A कर दिया डॉलर। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद जो A आ रहा है उसको एक्सपैंड करूंगा। कैसे करूंगा, A गोज टू डॉट A डॉट B। अब इसका फॉलो देख लेना कैसे निकाला मैंने। इस वाली एंटिटी का मुझे फर्स्ट लेना है तो वो तो डॉलर ही आएगा। तो यहां तक हमने I2 भी बना दिया। डन, दिस इज डिस्कस्ड, दिस इज डिस्कस्ड, this has been discussed, this has been discussed and this has also been discussed। अब बात करते हैं स्मॉल a पे क्या होगा। स्मॉल a पे देख रहा हूं मैं, A goes to A डॉट A। स्मॉल a की बात कर रहा हूं। स्मॉल a पे क्या हुआ, A goes to A डॉट A AB। ठीक है, स्मॉल a पे क्या हो रहा है, A goes to A डॉट A AB हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने डॉट पे ये लगा दिया। अब कोई एक्सपेंशन किया, अभी तक नहीं किया, जो था वही रहेगा। अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं इस वाले कैपिटल ए का। इस कैपिटल ए का अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो A गोज टू डॉट A डॉट B और साथ ही साथ में AB। क्यों आया, अब मैंने इस A को एक्सपैंड किया तो इसके फॉलो में जो भी कुछ था उसका फर्स्ट लिया तो AB ही रहेगा। A और B दोनों रहेंगे क्या, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हम चॉइस थी या तो A या B, तो दोनों की दोनों ही एंट्रीज जो है हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं I4 की। I4 तो अगेन यहां पर B था, B अगर हमने देख लिया, अभी तक हमने B को देखा नहीं था, B को अगर हमने देख लिया तो A गोज टू B डॉट हो जाएगा और जो फॉलो था वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। यहां तक ठीक है। तो मेरे पास I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया और I0 आ गया। ठीक है, अब इतने कैलकुलेशंस के बाद आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो ही गई होगी कि भाई अब जो है, अब जो भी केस चल रहा है कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि हमने साथ में फॉलो आइटम्स को लिखना शुरू कर दिया है। अभी भी नहीं समझ में आ रही है ये वाली बात, अगर अभी से आपको आइडिया नहीं लग रहा है आप देखते जाएं और अच्छे से आपको आइडिया इस चीज का लगेगा आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका तो कोई एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इसका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां तो खत्म हो गई बात। अब अगर मैं इसका ट्रांजिशन करूं, इसका ट्रांजिशन मैं कैपिटल ए पे लिख सकता हूं, स्मॉल ए पे भी लिख सकता हूं, स्मॉल बी पे भी लिख सकता हूं। तो लिखते हैं S गोज टू A डॉट डॉलर। कोई और फर्दर एक्सपेंशन पॉसिबल है, नहीं है, एक नई स्टेट बना दी। देन इसके बाद इसका एक्सपेंशन S गोज टू A डॉट A कॉमा डॉलर, ये बनेगा।
अब जब s goes to a डॉट ए कॉमा डॉलर बन गया, अब मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूं तो इस कैपिटल ए को एक्सपैंड करूंगा तो बनेगा डॉट ए, एस को ए गोस टू डॉट ए एंड डॉट बी कॉमा डॉलर। अब यहां पर आता था डॉलर, तो डॉलर का फर्स्ट निकाला तो डॉलर ही आएगा। अब अगर आप देखें, कैन यू सी दैट i3 और i6, कैन यू सी दैट i3 और i6 काफी सिमिलर स्टेट्स हैं, सिर्फ उनके LR0 आइटम्स जो है, LR1 आइटम्स है वो डिफरेंट है। यहां पर डॉलर डॉलर है और यहां पर AB है। ये अगर आप देखें i3 और i6 के अंदर सिर्फ क्या हो गया, LR1 आइटम्स जो है मेरे डिफरेंट है, LR0 आइटम्स एग्जैक्टली सेम है। पहले हमारा कुछ यहां पर LR1 आइटम में जो एक्स्ट्रा फॉलो आ रहा है वो होता ही नहीं था। अब यहां पर ये दोनों अलग अलग स्टेट्स बन गई, तो क्या अब आपको आइडिया लगा कि अब मेरी नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा होने वाली हैं? अभी जो मैंने कुछ मिनट पहले ये पॉइंट बोला कि अभी आपके नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे वो मैंने यहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। आ रही है बात समझ में? सिंपल बात है, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, A goes to B डॉट डॉलर। अब आप देखिए सेम चीज यहां पर भी हो रही है। हमने क्या देखा, i3 और i6 सेम है, i4 और i7 सेम है, LR1 आइटम्स डिफरेंट है, LR0 आइटम बिल्कुल सेम है। तो यहां पर AB है और यहां पर डॉलर है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से आपको समझ में आता है ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी। पहले तो LR1 आइटम वाला फॉलो तो होता ही नहीं था, तो ये दोनों स्टेट्स अलग नहीं होती। स्टेट क्या है, हर ट्रांजिशन वो चीज जो जिसमें अगर अगेन किसी भी स्टेट में सारी एंट्री सेम, किसी भी दो स्टेट्स में सारी एंट्री सेम नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो दोनों स्टेट्स हमारी मर्ज हो जाएंगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप शायद इस चीज से समझ पाएंगे, ठीक है। आते हैं इस बात पे भी। अब मैं अगर इसके एक्सपेंशंस करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए पे अगर मैं इसका ट्रांजिशन लिखूंगा तो सेम ही चीज मिल रही है, तो आई विल कम बैक टू द सेम स्टेट, आई विल नॉट मेक एनी अदर न्यू स्टेट, ठीक है। मैं एक नई स्टेट नहीं बना दूंगा उस चीज के लिए। अगर सारे आइटम सेम है, मैं सेम ट्रांजिशन लगा दूंगा उसी स्टेट पे जो मेरे पास ऑलरेडी है। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी बात है, ठीक है। जस्ट लाइक द मूव्स आर डिटर्मिनिस्टिक ऑल्दो इट इज अ पार्शियल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्शियल डिटर्मिनिज्म क्या है, कंप्लीट डिटर्मिनिज्म क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। बाकी अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मेरा अटेंड किया है तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को भी समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने क्या किया, यहां पर ए आ जाता है। अब यहां पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब दो तीन चीजें हम कर सकते हैं। इस ए को एक्सपैंड कर सकते हैं, इस ए को ट्रांजिशन पे देख सकते हैं, इस ए को ट्रांजिशन पे देख सकते हैं, इस बी को देख सकते हैं। पहले ए को, कैपिटल ए को देख लेते हैं। ए गोज टू ए डॉट ए बी हो जाएगा, सिंपल है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और इसको आगे फर्दर एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस ए को करते हैं तो ए गोज टू ए डॉट ए आया, ए गोज टू ए डॉट ए कॉमा ए बी आएगा, ए गोज टू ए डॉट ए कॉमा ए बी आएगा। फिर उस ए को आप एक्सपैंड करेंगे, इस तरीके से करेंगे, सेम जो है आपको उसके अंदर द कैनोनिकल क्लोजर विल आल्सो रिमेन द सेम, तो आप उसी स्टेट पे ही ट्रांजिशन लगा देंगे, ठीक है। सेम चीज मिलेगी अगर आपको ये ट्रांजिशन आप लिखें तो। अब अगर आपको बी मिल जाता है तो आपको क्या मिलेगा, ए गोज टू बी डॉट ए बी, जो कि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहां तक का हमने सारा डिस्कशन कर लिया। अब क्या हम इस स्टेट के अंदर आगे कोई ट्रांजिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसमें ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसमें ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसमें देखते हैं। इसमें देखेंगे तो अगर कैपिटल ए आया तो ए गोज टू ए डॉट डॉलर हो गया, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद कोई एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अगर a गोज टू a डॉट ए हो गया, स्मॉल ए आया, a डॉट ए कॉमा डॉलर, जो कि यही है, उसका क्लोजर लेंगे तो सेम चीज मिलेगी। तो आई हैव पुट अ ट्रांजिशन, अ लूप ओवर द सेम स्टेट। देन उसके बाद अगर b आ जाता है तो a गोज टू b डॉट डॉलर बन जाएगा। आई हैव पुट अ ट्रांजिशन टू द i7 स्टेट, ठीक है। अब बात करें जो नई स्टेट्स जनरेट हुई हैं उनमें कुछ एक्सपेंशन का स्कोप है क्या? इसमें तो बिल्कुल कोई एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं है। इनफैक्ट आई शुड से ट्रांजिशन का कोई स्कोप है क्या? कोई स्कोप नहीं, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हमारा है LR1 आइटम्स का। अब हमने LR1 आइटम्स का कैनोनिकल क्लोजर निकाल दिया। अब मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा और टेबल का कंस्ट्रक्शन का मेथड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द SLR1 पार्सर। एक स्लाइड सा माइनर सा चेंज है और उसी जगह पर चेंज है जहां पर LR0 और SLR1 में था, उसी जगह पर थोड़ा सा और माइनर चेंज करेंगे तो हमारा जो पार्सर मिल जाएगा वो CLR1 पार्सर हो जाएगा। अब हम कैसे करेंगे? अगेन इसी एग्जांपल की पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, साथ साथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, साथ साथ एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जिससे क्लैरिटी जो है और भी बेटर मिले हमें, ठीक है। आइए देखते हैं।
देखिए I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 यहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर ट्रांजिशंस लिखने हैं, इसको साथ साथ हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, I0 पे अगर हमें S मिलता है, ठीक है, तो ट्रांजिशंस लिखने हैं। अगेन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे सबसे पहले। अभी मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मेरी ग्रामर है, यहां पर मेरी LR1 का कैनोनिकल कलेक्शन है, और साथ ही साथ में मैंने यहां पर टेबल बनाना शुरू कर दिया है। अब अगर मैं टेबल को देखूं कैसे बनानी है, मेक अ टेबल विद n रोज। व्हाट आर n? n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी mod of t प्लस mod of v प्लस 1, दैट इज नंबर ऑफ टर्मिनल्स प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस द डॉलर सिंबल। ठीक है, सो यहां पर दो टर्मिनल्स है ए बी, दो एक डॉलर हो गया, प्लस साथ ही साथ में हमारे पास नॉन टर्मिनल्स का सम हो गया। यहां पर हमारे पास में जो स्टेट्स होंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, ये हमारे सारे स्टेट्स हो गए। सिंपल है। Number the productions. I am going to number the productions now. I will number this production as 1, 2 and 3. This is not numbered because this is an augmented production. This is an extra production for our ease. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Terminals forms the action part and non-terminals forms the go-to part in the columns. ये हम already discuss कर चुके हैं। वही मैंने बोला, सारे के सारे steps same हैं except that one step that was different in SLR1 parsing table as with respect to the LR0 पार्सिंग टेबल। सिर्फ वही स्टेप डिफरेंट है, तो ये सारे स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। ये एक्शन है और ये मेरा यहां तक एक्शन है, ये मेरा गो टू है। ठीक है, आगे एक्शंस मेरे पास क्या क्या पॉसिबल हैं, शिफ्ट और रिड्यूस एक्शंस पॉसिबल हैं, ये भी हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट जब होगा तो हम लोग पुशिंग करेंगे, रिड्यूस जब होगा तो पॉपिंग करेंगे। स्टैक पॉइंटर कब मूव होगा, पुश के समय पर। LL1 पार्सर में कब स्टैक पॉइंटर मूव करता था, जब हमारे एंटिटीज मैच कर जाते थे, जब हमारे टर्मिनल्स मैच कर जाते थे। राइट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें एकदम सेट हो जाए, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमने क्या बोला, अगर जो वर्टिसेस हैं, अगर के आपके ट्रांजिशन के ऊपर वर्टेक्स है, तो आपको क्या करना है, PT ऑफ IX कोमा वर्टेक्स के अंदर, PT ऑफ IX कोमा नॉन टर्मिनल के अंदर जाके जिस स्टेट पे आपको जाना है उसका नंबर डाल देना है। बहुत सिंपल सी बात है। आइए जरा देखें, जरा सारे नॉन टर्मिनल्स को निपटा देते हैं। पहले S और A है, यहां पर I0 पे S पे 1 पे जाना है और A पे 2 पे जाना है। ठीक है, सिमिलरली नॉन टर्मिनल में I2 पे देख पा रहा हूं, I2 A पे जाती है, I5 पे, I2 A पे 5 पे चली जाती है। सिमिलरली आगे देखता हूं, यहां पर I3 A पे I8 पे चली जाती है, I3 A पे I8 पे चली जाती है, और उसके बाद I6 कैपिटल A पे I9 पे चली जाती है, I6 कैपिटल A पे I9 पे चली जाती है। क्या आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं? सिंपल है, यहां तक सारी चीजें सिंपल है, और हमने ये वाला स्टेप कर दिया है। ठीक है, सिंपल है ना भाई। क्या किया है मैंने, नॉन टर्मिनल अगर मेरे ट्रांजिशन पे आ रहा है तो उस ट्रांजिशन में, से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू फ्रॉम IX टू IY, IX रो में, और उस नॉन टर्मिनल के कॉलम में हमें गो टू एक्शन डालेंगे कैपिटल Y। दैट इज व्हाट वी हैव डन। जो भी आई एम अज्यूमिंग IY स्टेट, सो दैट नंबर Y यू विल कोट ओवर हियर इन दीज कॉलम्स। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर IX IY के ऊपर जो ट्रांजिशन के ऊपर मेरे को टर्मिनल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टर्मिनल और डॉलर, आई एम अज्यूमिंग डॉलर इज अ टर्मिनल हियर, तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट एक्शन लिखेंगे, शिफ्ट टू Y इज द स्टेट नंबर। तो आप क्या करेंगे, रो नंबर IX रहेगा, कॉलम नंबर टर्मिनल का रहेगा, और SY आप लिख देंगे, दैट इज शिफ्ट टू द स्टेट नंबर Y। तो जरा देखें, I0 के अंदर आप लिखेंगे जाके शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 अंडर A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, I2 की बात करते हैं। I2 में आप A और B के अंदर क्या लिख रहे हैं, I2 के अंदर आप, I2 के अंदर A और B के अंदर आप लिख रहे हैं, I can see in I2 you have written I6 as well as I7। ठीक है, you should write I6 and I7, S6 and S7, दैट इज यू शुड राइट। ठीक है भाई, I2 जो है A पे 6 पे जाता है तो शिफ्ट टू 6, B पे 7 पे जाता है तो शिफ्ट टू 7। सिंपल है ना भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद I3 पे चलते हैं। I3 का कोई ट्रांजिशन है क्या? बिल्कुल है, इस तरह का
टर्मिनल्स के ऊपर, तो ए पे तो ये खुद पे ही आ जाती है, ए पे तो ये खुद पे ही आ जाएगी, बी पे ये I4 पे चली जाती है, बी पे ये I4 पे चली जाती है। सिंपल है यहां तक तो भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, इस पे कोई ट्रांजिशन नहीं, इस पे कोई ट्रांजिशन नहीं, इस पे है भाई, I6 में है। I6 जो है A के ऊपर, I6 जो है A के ऊपर खुद के ऊपर ही रहती है S6, और B के ऊपर इट गोज टू I7 दैट इज SS7। ठीक है जी, यहां के भी ट्रांजिशन हमने लिख दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेरे हिसाब से अब यहां पर कोई ट्रांजिशन नहीं बचा है, सारे ट्रांजिशंस को हमने सर्कल कर लिया है। तो हमने शिफ्ट स्टेप सारे भर दिए, अब क्या बचता है रिडक्शन स्टेप, और जहां पर डिफरेंस भी आता है जरा देखें हमने क्या लिखा है। यहां पर एल्गोरिथम की बात करें तो क्या लिखा है, इफ RHS ऑफ ए प्रोडक्शन से PX इज कंप्लीटली सीन इन स्टेट IY, अगर IY के अंदर आपने उस प्रोडक्शन को पूरा देख लिया है तो आप IY रो में और कुछ कॉलम्स में जाकर के आपको रिडक्शन ऑफ X लिखना है। वो कॉलम्स क्या होंगे, वो चेंज हो गए हैं। जब हम LR0 की बात करते थे तो वो कॉलम्स होते थे ऑल द टर्मिनल्स, जब हम SLR1 पे आए तो वो कॉलम्स होते थे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन X। अब वो कॉलम्स क्या हो जाएंगे, जो फॉलो आपके सामने लिखा हुआ है लुक हेड में LR1 आइटम के अंदर वही लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इफ RHS ऑफ प्रोडक्शन से PX इज कंप्लीटली सीन इन स्टेट IY, देन पुट RX फॉर ऑल द T's दैट इज टर्मिनल्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू द लुक अहेड ऑफ PX इन IY। वो IY के अंदर क्या लुक अहेड है वहां पर, उसके बेसिस पे आप फिलअप कर देंगे इन PT ऑफ IY, T। जब मैं बोल रहा हूं PT ऑफ IY, T, इसका क्या मतलब है, रो नंबर IY है और कॉलम नंबर T है। T क्या है, लुक अहेड ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्शन इन दैट स्टेट IY। ठीक है, लुक अहेड ऑफ द प्रोडक्शन इन द स्टेट IY, ये बेसिक मतलब है। तो जरा इसको भी समझ लें। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पाएंगे कहां पर रिडक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, रिडक्शंस अगर मैं देखूं तो S गोज टू AA कहां रिड्यूस हुआ मेरा, S गोज टू AA अगर आप देखेंगे तो ये वाली चीज है जो रिडक्शन हो गई है पूरी की पूरी, ये हुई हमारी I5 में। I5 में हुई तो मैं पहले तो I5 के अंदर R1 जो है मैं हर जगह पे डाल देता था, अब सिर्फ डॉलर वाले कॉलम में डालूंगा, बाकी कहीं नहीं डालूंगा। दूसरी रिडक्शन जो मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं वो हो रही है हमारी I4 के अंदर। I4 के अंदर आप रिडक्शन देख पाएंगे, पूरा रिडक्शन हो गया, पूरा रिडक्शन हो गया I4 में। तो प्रोडक्शन नंबर क्या है मेरा, प्रोडक्शन नंबर है मेरा 3, तो R3 यहां पर I4 के अंदर आएगा A और B के अंडर। क्यों A और B के अंडर, क्योंकि A और B फॉलो में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर A डॉट B डॉलर जो है यहां पर आएगा I7 में R3 आना चाहिए यहां पर, क्यों, वहां पर हमें क्या लिखना है, प्रोडक्शन का नंबर। ऑलराइट, यहां तक सही है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, सिंपल है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, I7 में आपने लिख दिया R3 क्योंकि वहां पर डॉलर के अंदर लिखा बस। ठीक है, अब बात करें I8 और I9 में भी रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन नंबर 2 का, रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन नंबर 2 का। तो R2 लिखना है, R2 कहां लिखना है, यहां AB के अंडर और यहां डॉलर के अंडर। सिंपल है, R2 सिंपल है। ठीक है, बस बन गई टेबल हमारी। एक आधा स्टेप बचा है, तो डिफरेंस क्या आया, हमने फॉलो जो है जो उस प्रोडक्शन के साथ में है उसी को लिखा, और इसी से आप समझ पाएंगे कि हमारी प्रिसाइजनेस और बढ़ गई। पहले तो हम हर जगह पे रिडक्शन कर देते थे LR0 के अंदर, SLR1 में हमने फॉलो के अंदर करी और यहां पर और ज्यादा प्रिसाइज हो गए। अब हमने जो है रिडक्शन एग्जैक्ट फॉलो जो हमारी स्टेट में आया उसी पे रिडक्शन किया, अदरवाइज नहीं किया। हमारी प्रिसाइजनेस बढ़ गई, हमारी एरर एंट्रीज बढ़ गई, इस वजह से ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, बाकी के एंट्रीज जो है हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, सारे के सारे एंट्रीज एरर्स रहेंगे। इसके अलावा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इज कंप्लीटली सीन इन स्टेट IX, देन PT ऑफ IX, डॉलर इज एक्सेप्ट। हमारे केस में ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है, S डैश गोज टू S, ये कंप्लीटली सीन है I1 में, तो I1 में जाके डॉलर के नीचे मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट, बाकी हर जगह पर एरर आएगा। बस एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कहीं और रिडक्शन तो नहीं हो रहा है। S गोज टू AA डॉट S, तो यहां पर आना बंद ही हो गया। हाँ करेक्ट, बस एक I5 में ही हुआ है R1 का रिडक्शन, बाकी कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाकी जगहों पे आपने क्या फिल करना है, एरर एंट्रीज। ये लीजिए, हम एरर एंट्रीज भर देते हैं, एज सिंपल एज दैट।
इतना कर लिया, अब मुझे क्या करना है, पार्सिंग। पार्सिंग कैसे करूंगा, जैसे LR0 की करी थी, कोई भी पार्सर हो, LR0 हो, CLR1 हो, LALR1 हो या फिर SLR1 हो, सभी की पार्सिंग एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम रहेगी, देयर इज नो चेंज। ठीक है, बाकी सभी एंट्रीज में फिल कर रहा हूं विद द एरर एंट्री। ठीक है, सिंपल है ये, इस तरह से हमारा टेबल पूरा कंप्लीटली रेडी है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस पार्ट आल्सो। अब बात करें पावर की। ठीक है, हमने पार्सिंग टेबल बनाना सीख लिया। पावर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पावर जो है वो CLR1 पार्सर की SLR1 से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो टेबल का साइज बढ़ चुका है। टेबल का साइज बढ़ जाने से क्या हो गया, एरर एंट्रीज का साइज और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा एरर एंट्रीज, ज्यादा प्रिसाइजनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट हमने जिस तरीके से पहले भी समझा है कि कॉन्फ्लिक्ट सब कम होंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं, एक ही सेल के अंदर एक ही आइटम भी होने के चांसेस कम हैं। अब ये एरर सेल्स में कुछ और आ जाए तो एरर तो तब तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऑलरेडी जिसमें कुछ फील्ड है वहां कुछ और आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अगर एरर एंट्री है तो वहां पे कुछ आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ ग्रामर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ ग्रामर्स आर more number of grammars, I should say, they are accepted by the CLR1 parser. So therefore more languages are accepted by the CLR1 parser, and therefore CLR1 parser is more powerful than the SLR1 parser. हम बोल रहे हैं कि क्यों ज्यादा पावरफुल है, हमारे पास दो रीजन है। एरर एंट्रीज बढ़ गई तो प्रिसाइसनेस बढ़ गई है, एरर एंट्रीज बढ़ गई है तो कंफ्लिक्ट के चांसेस कम हो गए हैं। कंफ्लिक्ट के चांसेस कैसे कम हो गए, कंफ्लिक्ट होने के लिए दो एंट्रीज आनी चाहिए। अगर एरर एंट्री है तो हम कोई नई एंट्री आई तो हम उसी के अंदर उस एंट्री को डाल देंगे। ठीक है, तो वो कंफ्लिक्ट नहीं रेज करेगा। कंफ्लिक्ट रेज करता है तो वो ग्रामर का अगर मान लीजिए कंफ्लिक्ट रेज हो जाता है तब फिर वो ग्रामर जो है द पार्सर कैन नॉट पार्स दैट ग्रामर दैट इज गिवन टू यू। Now more grammars are parsed by the CLR1 parser, therefore it is parsing more languages, and if it is parsing more languages, if it is generating more languages, and if it is accepting more languages, then we can say it has more power. That we have already seen in the subject of theory of computation. Alright, ठीक है? Alright, so this was all about this session, guys. What we saw in this particular session is we saw the CLR1 parser in detail. We basically saw first of all the LR1 items, how LR1 items are different from LR0, and then we saw the canonical collection of LR1 items, and then we saw the parsing table construction. We understood that the parsing table construction methodology is exactly similar to SLR1. The only change is there in the reduction steps. The same way the change was there in the in SLR1 parser with respect to the LR0 parser. Now the reduction steps will only be placed in the columns which match the follow of the reduced production in that particular state. All right, that's the only change. The algorithm remains the same. That's all about this session, guys. In the next session we will be talking about LALR1 parsing table in detail, and we will see that how we can reduce the power of CLR1 parser a bit, and we will see how its LALR1 parser sandwiches between the CLR1 parser as well as the SLR1 parser. ठीक है, and these are the details of the next few sessions, and I will see you guys in the next session, guys, with the details on LR1 parsing table. Thank you so much, guys.